name is Angad, and I am a millennial mentor and an entrepreneur. And my mission is to empower millennials to live a life they love and create what they really desire. Today we have someone very, very special to my heart who has always been an inspiration and a motivation, and someone who I've always looked up to since I was a kid, since I was born, in fact. And I would like to welcome Mr. Balbir Singh here. Thank you for coming. Thank you for accepting my invitation. Giving me the opportunity. Great. So जैसे हमें पता है कि since I was a kid, बचपन से ही आपको हमने look up to किया है, और आपको हमेशा बचपन में तो बहुत डर लगता था, आपका एक वो खौफ था जो over the time बड़े होके बहुत फ्रेंडली बन गया, और उसके लिए एक बहुत इंस्पिरेशन हुआ आपकी आपसे बहुत चीज़ें सीखी हैं आपको देख के हमने देखा कि रीडिंग का आपको शौक़ है, आप पढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, पर्सनल डेवलपमेंट, वर्कशॉप्स, तो बचपन से ये सब आपको करते हुए देखा, एंड वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे भी आया है, बैठा है, जिससे आज की डेट में मैंने मोर देन 125 बुक्स पढ़ ली हैं और ग्लोबली सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स अटेंड करी, और आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन. हमें भी इस बात की खुशी है कि आप हमारी फैमिली में इतने यंग एंटरप्रेन्योर, और आपने इतना वाइड आपकी नॉलेज इतनी सी उम्र में हो गई है, और मेरे ख्याल में जो बाकी की जनरेशन है वो भी आपसे काफ़ी फ़ायदा उठा रही है और आगे भी उठाएगी, और कई तो आपके बहुत फ़ैन बन गए हैं, वो चाहते हैं कि जैसे काश के अंगद कर रहा है और हम भी ऐसा ही करें. तो इट इज़ ग्रेट, ब्यूटीफुल एंड लेसन फॉर देम. वी विश ऑल द सक्सेस फॉर योर. Thank you for your kind words. So we will jump right in. आपकी जर्नी के बारे में हम यहाँ पे हैं, आपका जो rich years of experience है, आपकी जो इतनी amazing life रही है, और आपने जो struggles करे हैं, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे. So I will jump right into the topic and I will ask you कि आपने start कैसे किया, आपका career start कैसे हुआ, कब हुआ? From the very beginning, from my school life. तो हमें फादर के साथ हमारा, क्योंकि वी आर 3 brothers, 3 भाई हम और 3 बहनें हैं, और लकीली आई एम द एल्डेस्ट, और मैंने अपने आप को ज़्यादा जिम्मेवार महसूस किया, और इसलिए फादर के साथ, क्योंकि इट वाज जस्ट कि जो फादर कहेंगे हमें वही करना है, और दैट वाज द नीड ऑफ द आवर. जो वक़्त के मुताबिक, जैसे मेरे फादर और मेरे अंकल आपस में before partition even they were close and they were having mutual business in partnership, और यहाँ आकर भी उन्होंने इकट्ठा ही काम किया. तो एक मिनट आपको इंटरप्ट करूँगा, पार्टीशन से पहले आप बात कहाँ की कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ. पार्टीशन में मेरा जो बर्थ है ये वेस्ट पाकिस्तान सियालकोट का है, और सियालकोट में स्पोर्ट्स का और सर्जिकल का मेन काम है मार्केट में, जैसा होता था. और हमारा भी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, दैट इज़ हॉकी स्टिक्स, हम बनाते थे, और अच्छा हमारा वहाँ नाम था. और मेरे फादर और मेरे अंकल आपस में बिजनेस ज्वाइन करते थे. और जब इंडिया में पार्टीशन के बाद हम यहाँ रिफ्यूजी यहाँ आए, रिहेबिलिटेट होने लगे, तो उस टाइम भी दोनों मेरे फादर और मेरे अंकल ने मिल के एक इनिशियल स्टेज पे जैसे काम शुरू करने की कोशिश की, और इनकी एक अप्रोच ये गवर्नमेंट के साथ भी, ऑफिशियल्स के साथ हुई. उन्होंने इनसे इनकी बैकग्राउंड पूछी, और इन्होंने बताया कि हमारा बैकग्राउंड ये है कि हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, और हम स्किल और हाथ से काम करने वाले हैं, और हम वहीं पाकिस्तान में सियालकोट में भी हम यही काम करते थे. तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये इतना आपको एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं कि आप बीइंग इन इंडिया, दिल्ली में, आप यहाँ भी कुछ ऐसा काम करो, और अभी पार्टीशन के बाद जो यहाँ रिफ्यूजी आए हैं इनकी भी हेल्प होगी, आप इनको ट्रेन करो, इनको काम सिखाओ, ताकि जिससे और हमारा जो है इंडिया आगे बढ़े. मेक इन इंडिया का काम वहाँ से शुरू हो गया.
Okay. और हमने, मेरे फादर ने और अंकल ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम आपके साथ ज्वाइन करते हैं। और ऐसा ही हुआ। ये विजयनगर के साथ ये आउटरम लाइन, वहाँ गवर्नमेंट का एक सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ हमें जगह मिल गई। और फादर ने और अंकल ने मिल के वहाँ गवर्नमेंट की एसोसिएशन से, उनकी हेल्प से, वहाँ हमें एक गवर्नमेंट रिलीफ सेंटर बनाया। और वहाँ इन्होंने मिल के ये इसकी हॉकी की जो है ना, इंडिया में पहली फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। जबकि ये मेन मार्केट स्पोर्ट्स की जलंधर में है या मेरठ में है। Okay. लेकिन दिल्ली में, कैपिटल में हमने ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। So विद द एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट। your father was the first one to start manufacturing of hockey sticks in Delhi. Yes. And उससे पहले, how old were you when you migrated from Pakistan? I was just kid and just 10-11 year. 10-11 years. Yes. और अभी मेरा वहाँ स्कूलिंग, मेरा यहाँ पार्टीशन के बाद यहाँ दिल्ली में आकर ही हुई। और उसके बाद जब हम देखते थे कि फादर हमारे मेहनत करते हैं, वहाँ काम करते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो ज़रूरी भी है, कि आज तक गवर्नमेंट के किसी काम में भी उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन ये उन्होंने अपने जो उनका मैगज़ीन निकलता था, उन्होंने बड़ा इस चीज़ को एप्रिशिएट किया कि ये जो इन्होंने जॉइंट आपस में गवर्नमेंट को हेल्प के लिए वहाँ रिफ्यूजी भी कम से कम 30-40 ट्रेन किए। अच्छा। जिन्होंने फिर बाद में अपना काम भी शुरू किया कि उन्होंने इनसे काम सीख के। तो उन्होंने रेफ्यूजीज को ट्रेन किया ऐसे प्लस वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली चालू की। इसके लिए जो मशीनरी है वो सारी खुद बनवाई वहाँ से। और उसके बाद हॉकी स्टिक बनाना शुरू कर दिया। और हॉकी स्टिक बनाने के लिए ये पंजाब से या यूपी से लकड़ खरीदते थे, लकड़ के बड़े बड़े तने, और उनका पूरा ऑपरेट करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका जो मोल्डिंग करना, जो भी प्रोसेस सारे इन हाउस गवर्नमेंट के साथ हमने मिल के वहाँ शुरू कर दिए। और उसके बाद माल बना के जो फिनिश गुड्स है वो यहाँ दिल्ली में उस टाइम मोस्टली ओबराई लिमिटेड और पायनियर स्पोर्ट्स, ये बड़ी बड़ी कंपनी थी, ऐसे बजाज एंड कंपनी, कैपिटल और कई ऐसे दुकानें थे। और वहाँ माल को सेल करना भी शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात जिस बात की खुशी है कि वो गवर्नमेंट को ये सारा करने के बाद भी हमने उनको प्रॉफिट अर्न करके बताया, जिससे उन्होंने हमारी बहुत उसमें रिस्पेक्ट की कि क्योंकि आजकल कभी भी किसी गवर्नमेंट के काम में प्रॉफिट नहीं होता। तो हमने रिफ्यूजियों को ट्रेन भी किया और साथ में वहाँ प्रॉफिट भी निकाला। उस टफ टाइम पे, इतना टफ टाइम था, चैलेंजिंग टाइम था, बिल्कुल। उस टाइम पे आपने ऐसे साथ दिया सबका, गिवन दैट आपका ऑलरेडी सेटअप था सारा सियालकोट में, जो आप एज इट छोड़ के आए। और किस नाम से थी ये कंपनी? ये वहाँ जो पाकिस्तान में भी जो है वो महिंद्रा स्पोर्ट्स वर्क्स के नाम थी। और वही आगे आकर जब हम गवर्नमेंट का काम हमने 2 साल करने के बाद हमने उनको बोला कि भाई हमने कभी नौकरी नहीं की, तो इसलिए हम जो है ना हमें रिलीफ करो यहाँ से, और हम तो अपना काम करेंगे। और इसके बाद फिर उन्होंने हमें फेयरवेल दिया, बहुत हमें रिस्पेक्ट दी, और हमें वहाँ छोड़ दिया। और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया इन द सेम मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड्स एंड हॉकी स्टिक्स। वो भी इसी नाम से था? वो भी सेम महिंद्रा स्पोर्ट्स के नाम। महिंद्रा स्पोर्ट्स। हाँ, महिंद्रा सिंह मेरे फादर हैं। और भी उत्तम सिंह मेरे अंकल हैं। तो दोनों ने मिल के ये काम किया यहाँ। वेरी गुड। सो आपने तब से लेके, ये बात कर रहे हैं हम 1947 में जब पार्टीशन हुआ, और आज हम 2020 में बैठे हैं, तब से लेके अब तक व्हाट आर द मोस्ट एक्साइटिंग एडवांसेस? आपने क्या चेंजेस देखे इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो पहले सारा मैनुअल लेबर होता था, जो सब हाथ से काम करते थे। मशीनरी या पावर की इस्तेमाल बहुत ना के बराबर होता है। और अब मोस्टली जो काम हो रहा है उसमें से तो 75% से ज़्यादा
पावर का काम यूज़ होता है, मैकेनाइज हो गई है, ऑटोमेशन हो गया ज़्यादा, जिससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई है और क्वालिटी भी उसमें फ़र्क पड़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ गया है और ऐसे अब एक्सपोर्ट भी इसका शुरू हो गया हुआ है, सब इसमें ह्यूज एक्सपोर्ट्स हैं। हाँ, बट गिवन दैट इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी माना जाता है, हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नेशनल स्पोर्ट्स जो है ये टोक्यो में जो इनका ओलंपिक हुआ वो इन्होंने जीता था और उस टाइम इसकी काफ़ी क्रेज़ हुई और डिमांड इसकी काफ़ी बढ़ी और ये माल हमारा काफ़ी उस टाइम बिकता था। लेकिन मेनली जो है ये जो आपस में हमने फादर ने मेरे अंकल के साथ काम मिल के शुरू किया तो इनका भी आपस में जो बच्चे इनके बड़े हो गए मेरे अंकल के और इन्होंने आपस में फिर यहाँ इनका भी आपस में काम में पार्टीशन हो गया। ओके। और मेरे फादर फिर अकेले काम करने लगे। ओके। और अकेले काम उस टाइम जैसे कॉटेज इंडस्ट्री का काम होता है इस तरीके से मेरे को ये ध्यान है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम हमारा जब हम जो अंकल से अलग हुए थे तो काम बहुत हमारा एक छोटे स्टेज पे था और जस्ट लाइक कॉटेज इंडस्ट्री हमने विजयनगर में रहते थे और आपको हैरानगी होगी और मेरे को भी हैरानगी होती है कि वो सारा काम हम अपने घर में ही करते थे। इवन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी माल की बेंडिंग और ये सारा प्रोसेस हमने घर में ही सारा सेटअप कर लिया और वहीं हम माल को स्टोर करना, वहीं करना, वहाँ फिनिश करना, बना के फिर इसको मार्केटिंग करना। और उस टाइम मैंने फादर को ज्वाइन किया। ओके। यहाँ पे क्या एज थी आपकी? उस टाइम मैं जस्ट नॉट मोर देन 22 और जिस टाइम जो मेरी मैरिज हुई है इन 1962 उस टाइम हमारा यही काम था और हम घर में ही काम करते थे। और उसके बाद फिर हमारे फादर जो है उन्होंने वहाँ हमें विजयनगर मार्केट में जगह हमें मिल गई। वो भी हमारे फादर के साथ हमारे अंकल की जॉइंट प्रॉपर्टी थी लेकिन उस टाइम इनकी हिस्से आ गए क्योंकि मेरे अंकल वो जलंधर शिफ्ट कर गए। अच्छा। जलंधर अपने मैन्युफैक्चरिंग वहाँ शिफ्ट कर गए और जो दुकान थी जो इसके ऊपर मार्केट में विजयनगर में वो फिर दुकान जो है वो हमारे पोर्शन में आ गई तो हमने घर से फिर सारा जो काम है वो विजयनगर मार्केट में शिफ्ट कर लिया। एक्सपैंड हो गया थोड़ा सा। और कितने साल आपने बनाई है हॉकीज? इसके ये हम मैन्युफैक्चरिंग करते रहे हैं 65 तक बल्कि 68 तक और 70 भी हमने हॉकी स्टिक बनाते रहे। लेकिन ये जब हम विजयनगर मार्केट में थे तो उसके बाद उस टाइम हमारी एक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनी स्पोर्ट्स वालों की और ये इसके कोई 40 मेंबर थे और इनके लिए फॉर दिस बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ये ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 में वो गवर्नमेंट ने एक इनके लिए वहाँ इंडस्ट्री तैयार कर दी जिसका नाम था कि सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए है और वहाँ 40 मेंबरों को जो स्पोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनको वहाँ फैक्ट्री अलॉट हुई फेज 3 में तो जिसमें फैक्ट्री जो है हमें भी वहाँ अलॉट हुई इन 1965 गवर्नमेंट से हमें वहाँ मिली शेड बना के उन्होंने दिए। और उसके बाद फिर हम जो विजयनगर में थे पहले हमारा घर में था काम उसके बाद मार्केट में वहाँ हुआ और वहाँ से फिर हम शिफ्ट कर गए इन ओखला फेज 3 वहाँ और वहाँ जगह बड़ी हो गई वहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया हमारा। और वो 65 की बात है तो मेरी मैरिज 62 में हुई तो मैं वहाँ होली वहाँ से फादर के साथ पूरा मैंने जॉइंट हैंड और मैंने शुरू एक्टिविटीज़ मेरी उसमें काम में शुरू हो गई। तो लेकिन जो है वो सिंस इट वाज ओनली मैनुअल जॉब सारा काम हाथ से करना पड़ता था कोई मैकेनाइज्ड नहीं था तो इसलिए हम उसमें कोई सेटिस्फाई नहीं थे कि फिर हमारे पास कोई ज़्यादा जो लेबर है ज़्यादा मोस्टली इसकी जो वो जलंधर में है या मेरठ में है दिल्ली की इसकी कोई मार्केट थी नहीं। स्किल्ड लेबर सारी जो है ना वहाँ से मिलती है और हमने ट्रेन भी किए लेकिन उससे बावजूद जो है ना इतना काम वहाँ चला नहीं
फिर जब विजयनगर में हम रहते थे तो फैक्ट्री हमारा मैंने शिफ्ट कर ली ओखले में, और आने जाने में हमारा बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग था, और वहाँ मैनुअल लेबर का काम था, और लेबर वहाँ से वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। अल्टीमेटली तो हमें, और उस टाइम पे ओखला वाज जो आज की डेट में हमारे लिए निमराना कुछ है, भी नहीं वहाँ हम उस जो टाइम सोचते था। हैं कि इतना just, दूर हाँ, है। उस टाइम वो पूरा जैसे एक उजाड़ सी है। उस टाइम वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था। अभी ये जो फ्लाईओवर ये सारे तो काफ़ी बाद में बने ओलंपिक के बाद, तो उस टाइम आने जाने की कोई इतने कोई साधन नहीं थे। लेकिन हमें फिर भी वहाँ से विजयनगर से और वहाँ जाना, डेली जाना, और एक डिस्टेंस भी था, और वहाँ जाकर मैन्युफैक्चरिंग करना आसान नहीं था। लेकिन फिर हमें जब मेरी शादी के बाद मेरे को मेरे फादर इन लॉ, वो उनको काफ़ी एक काम में उनका अपना एक रुचि थी, जो अपना काम करते थे प्रिंटिंग प्रेस का, और उनका एक नो हो भी था कि उनकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पीवीसी वायर वाले या पीवीसी कंपाउंड वाले, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, और बल्कि मेरे को उन्होंने एक समझाया कि भाई आप जब फैक्ट्री जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं तो इसके साथ आप कुछ एडिशन काम करो, तो मैन्युफैक्चरिंग करो। तो उनकी बात, क्योंकि आपकी हमें ज़रूरत भी थी, और उनके कहने से मैंने भी सोचा कि वाकई हमें खाली इसमें हम कैसे कोप अप कर पाएंगे। तो हमने वहाँ ओखले में, वहाँ हमें पावर भी मिल जाती थी आसानी से, वो पावर हमें जितनी चाहिए हमें वहाँ मिल गई वहाँ। और वहाँ मैंने एक इनिशियल स्टेज पे पीवीसी वायर्स एंड केबल का काम बनाने के लिए वो यूनिट वहाँ 75 या 78 में हमने वहाँ शुरू कर दिया ओखले में। और वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी नहीं, कम से कम इन्वेस्टमेंट थी, और उसमें हमने एक सेकेंड हैंड मशीन किसी से उसका सेटअप ले लिया, और वहाँ हमें शिफ्ट कर लिया ओखला में, और मैन्युफैक्चरिंग वहाँ ऐसा शुरू कर। आप दोनों कर रहे थे? दोनों कर, आप वहाँ हमारा भी बना रहे हो और पीवीसी वायर भी, और हमारा फैक्ट्री का नाम जो महिंद्रा स्पोर्ट्स वर्क्स था, तो उसी में हमने महिंद्रा स्पोर्ट्स केबल यूनिट भी उसी यूनिट में, उसी प्रीमिसेस में साथ शुरू कर दिया। दो कंपनी इन द सेम प्रीमिसेस। और हमने एक्साइज का लाइसेंस 1978 में, उन दिनों में इसके ऊपर एक्साइज थी, तो वो भी कंपल्सरी था, लेना पड़ता था, चाहे आपकी प्रोडक्शन कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए भी हमें वो सारा एक सेटअप करना पड़ा इस तरीके से। लेकिन हमारे पास ज़्यादा स्टाफ कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और परचेज, सेल्स, और इवन डिस्पैच और मार्केटिंग और सप्लाई, वो सब एज ए सिंगल मैन हमें करनी पड़ती थी। आप महसूस कर सकते हो कि रहना विजयनगर में 20 किलोमीटर के बाद फैक्ट्री, और वहाँ भी दो काम करने, स्पोर्ट्स का भी, दो मैन्युफैक्चरिंग करने, और विद दी फादर मेरे साथ थे, लेकिन उनकी उम्र थी, एज हो गई थी, अब वो ज़्यादा, तो मेरे को ही आगे आना था, और मैं उसमें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटा। लेकिन आई वॉज जस्ट टायर्ड कि भाई ये कैसे काम चलेगा, इतना आसान था नहीं कोई भी काम जो है। तो फिर कैसे वो चैलेंजेस ओवरकम इस तरीके से फादर ने, हमने अपने सलाह की कि इंस्टेड ऑफ के हम दूर से हमें आना पड़ता है, तो वी सोल्ड आवर हाउस एट विजयनगर, और हमने कालका जी में सोचा कि हम यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। यू शिफ्टेड क्लोजर टू द कंपनी, नज़ीर फैक्ट्री इन कालका जी। ठीक है। और वहाँ शिफ्ट जब हमने कर लिया, वहाँ इनिशियली तो हमें किराए पे जगह ली। तो ये एक डिसीजन लिया आपने कि चैलेंज था कि डिस्टेंस एंड टाइम। तो वन डिसीजन वाज गेट क्लोजर टू द फैक्ट्री। और क्या चैलेंज आपने ओवरकम किए? और इस तरीके से जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की था, या वो ऐसा अल्टीमेटली हम जब मेहनत करते रहे, और वहाँ हमें नज़दीक होने से कुछ ना कुछ हमें टाइम फिर जहाँ ज़्यादा दे सके फैक्ट्री में, और अल्टीमेटली थोड़ा सा हमारा काम जो है अपना गुजारा शुरू हो गया करना, दोनों काम से मिल के अभी भी दोनों चल रहे थे? अब उस टाइम दोनों चल रहे थे। ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे फादर ने हमें बताया कि भाई ये जो फैक्ट्री है, उस टाइम हमारी छोटी फैक्ट्री थी ओखला स्टेट में, जो वो
फादर के नाम की अलॉटमेंट थी, वी आर 3 ब्रदर्स जैसे मैंने बताया। तो मेरा एक ब्रदर भी मेरे से जो यंगर है वो भी यही स्पोर्ट्स का काम करता था, और तीसरा ब्रदर जो उनसे छोटा है वो गवर्नमेंट जॉब में था। लेकिन फादर ने हमें पहले दिन से यही अंडरस्टैंडिंग दी कि ये जो फैक्ट्री होगी कभी इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये तीनों को इक्वल जाएगा। तो हमें सोचा भाई हम जो फादर ने कह दिया हमारे लिए वो पत्थर की लीक है, हम तो उसमें कुछ आर्ग्यू कर नहीं सकते। तो बोला ठीक है ऐसे ही ओके। और हम उसमें मेरा जो छोटा ब्रदर है मेरे से, एक टाइम ऐसा आया 78 के बाद 80 में या 82 में हम आपस में सेपरेट हो गए। फादर ने कहा कि आप ऐसा करो कि स्पोर्ट्स का काम जो है दोनों काम संभालने मुश्किल हैं या दिक्कत होती है, तो आपस में डिफरेंसेस भी होते हैं आपस में फैमिली में। तो जो मेरा यंगर ब्रदर है रघुवीर सिंह, उसने टेक ओवर कर लिया स्पोर्ट्स का बिजनेस। और मैंने जो काम शुरू किया था इनिशियली पीवीसी केबल्स का, वो मैंने शुरू करना उसको मैंने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। मगर स्पोर्ट्स बिजनेस तो ज़्यादा एस्टैब्लिश था, पीवीसी तो नया काम था। लेकिन वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कह रहे हैं कि वो उसने भी इंटरेस्ट अपना शो किया कि मैंने स्पोर्ट्स का करना है, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स की नॉलेज है, इसकी मेरे को नॉलेज नहीं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको वो उसने छोटा ब्रदर ने मेरे ने स्पोर्ट्स का काम उसी फैक्ट्री में परमिशन में शुरू कर दिया, और मैंने अपना केबल का काम जो है आप पीवीसी केबल में फिर तब से 82 से डेडिकेटेड पीवीसी था। यस। और अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 82 से आज 2020 में, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ग्रोन? कितने लोग थे आपके 82 में, कितनी स्टाफ था? 82 में तो मेरे ख्याल जस्ट हमारी सेल जो है वो लिमिटेड थी। नहीं, सेल अगर मैं नंबर ऑफ पीपल बोलूँ अभी, नंबर ऑफ पीपल हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी 10, 12 लोग थे आपकी कंपनी में। आज आपके पास कितना स्टाफ काम कर रहा है? उसके बाद जो है मैंने जो अकेला वहाँ भी दिक्कत आ रही थी काम में करने में, और इन द ग्रेजुअली जो है वो अल्टीमेटली हम ओवरकम करते रहे। वही मैंने जो केबल के साथ वायर ड्राइंग का भी काम उसी में वो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, एडिशन कर दिया, ताकि वो कैपिटल कंजम्पशन के लिए वो भी हमारा जो माल हम कापर का भी हमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया अपने पास, अपने पर्पस के लिए, बेचने के लिए नहीं, और कैपिटल कंजम्पशन के लिए इन हाउस ही कर दिया, शुरू कर दिया। उससे थोड़ा सा हमें और कोई फर्क पड़ा, प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में भी थोड़ा सा हमारा नो हो ज़्यादा हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन असल फ़र्क जो है ना, अच्छा जब उसके बाद फिर जब हमें पता था, अंडरस्टैंडिंग थी फादर के साथ कि ये फैक्ट्री हमारे तीनों भाइयों की है, तो वहाँ जगह ज़्यादा थी नहीं, वो तो कॉर्नर प्लाट होने की वजह से हम अपना गुजारा चला रहे थे। 100 मीटर की जगह थी, सारी कवर्ड एरिया 100 मीटर था। कितना बड़ा हुआ 100 मीटर? 100 मीटर आप समझ सकते हो कि 125 गज। हम यहाँ जो बैठे हैं ये आपका 500 गज है। ये अगर ये जो मकान है जो आपका, जिस कमरे में हम बैठे हैं, हाँ, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना बड़ा ये आगे ये किचन तक हो गया मान लो मैक्सिमम। इस एरिया में आप 2 फैक्ट्री चला रहे थे, और फादर ने कहा कि ये तीनों की जाएंगी। बाद में जब आपस में अलग हो गया, आप या कभी भी होगा मेरे बाद, उन फादर के बाद, तो वो ये तीनों की हैं प्रॉपर्टी। इसलिए फिर एक वहाँ जो है ओखला फेस 1 में एक बार ऑक्शन निकली वहाँ कोई प्लॉट्स की, तो वो मैं एक बार ऑक्शन में चला गया, और लकीली वहाँ मैंने ऑक्शन में मेरे को एक प्लॉट मिल गया ओखला फेस 1 में। सो अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें, हाँ, ओखला में आपके पास 12 लोग थे, हाँ, 100 मीटर जगह थी, हाँ। आज कितने लोग हैं तीनों कंपनियां मिला के? आज पहले तो हम ओखला फेस 1 में गए, ओखला फेस 1 में हमारे पास कोई 25 आदमी हो गए थे, 30 हो गए थे, डबल हो गए। वहाँ कैपेसिटी बढ़ गई, हमने फुल फ्लाई फैक्ट्री बना ली, जिसमें बेसमेंट भी थी और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऊपर भी टेरेस भी सब हमने कवर कर लिया, और काम को अगले हिसाब से हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मेन हमारा काम जो है वो एक ये ट्रेडर्स का था, जो जिनको हम सप्लाई करते थे भगीरथ पैलेस में या सदर बाजार में या और। लेकिन फिर उसके बाद
माय यंगर जो मेरा एल्डर सन है मनदीप सिंह, ही जॉइंड हैंड्स इन माय Which year? इन 80 to 85 में के करीब जस्ट। Okay. हाँ, और उसके बाद वो ग्रेजुएशन कर रहा था वो उन दिनों में। अच्छा, while studying उसने स्कूल में वहाँ का फैक्ट्री में भी आना शुरू कर दिया, और उसने थोड़ा सा उसने टाइम ज़्यादा इधर वहाँ, ही हैड मैक्सिमम इंटरेस्ट इन हिज क्रिकेट। लेकिन मैंने प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहता था वो, लेकिन मैंने खेले भी थे वो अच्छे लेवल, रणजी तक खेले। अच्छा, उनका नाम आता रहा, पेपरों में काफ़ी कटिंग आती थी, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई मैं अकेला, मेरे पास का काम नहीं है, तू थोड़ा सा वहाँ भी इंटरेस्ट दे। और ग्रेजुअली जब उसने देखा कि मेरे को दिखते हैं काम में, कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी तीसरी काम, तो जब उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया तो उनकी रुचि जो है ना वो काम में भी डेवलप हो गई, तो उन्होंने उसमें काफ़ी वहाँ ध्यान किया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई वो हमारे जो क्लाइंटेज भी हमारी काफ़ी चेंज हुई। अच्छा, OMs वगैरह OEM आ गए उसमें, हमारे उसमें उनको भी माल देना शुरू कर दिया, और ऐसा हमारे जो सेल भी हमारी डिवर्ट हुई फ्रॉम ट्रेडर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। और उसके बाद हमने ये भी फिर महसूस किया कि ये जगह हमारे पास फिर भी कम है, 200-250 मीटर की मिल गई थी जगह में, उधर ये फेस 3 की हमारे पास ही 1/3 पोर्शन था। तो फिर हमें डिसाइडेड कि हम और बड़ा जगह लेने के लिए हमें नोएडा में एक फैक्ट्री ली। वो हमें 1950 मीटर की फैक्ट्री मनदीप केबल के नाम से हमने ली, और वहाँ उसको बनाई लेके पहले प्लॉट लिया, फिर वहाँ फैक्ट्री बनाई, और फिर प्रोडक्शन हम सारी मोस्टली वहाँ शिफ्ट कर गए। और जब जो मेरा जो यंगर सन है अमरदीप, इसने भी काम में, जब ये कॉलेज टाइम में था तो इसने भी आना फैक्ट्री में मेरी एक ऐसे हेल्प शुरू कर दी इनकी, इन परचेज़ में, सेल्स में और अकाउंट्स में भी ये मेरे काफ़ी हेल्प करता रहा। और इनके आने से मेरे को मैक्सिमम जो एक नरक से मैं इस स्वर्ग में आ गया कि मेरे को रिलीफ काफ़ी महसूस हुई, और अल्टीमेटली ग्रेजुअली वो अपनी जिम्मेवारी ज़्यादा संभालते रहे, और मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा रिलीफ हुआ मेरा। तो जो आपने अभी टर्म यूज़ करी, नरक से स्वर्ग में आ गया, क्योंकि उसका क्या एग्जैक्टली मतलब है? उसका पर्पस ये है कि जो मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि आज की तारीख में अगर मैं सोचूं कि मैंने इतनी मेहनत कैसे कर ली, लेकिन टाइम जो है वो सब करवाता है काम। तो वो सिंगल मैन शो था, हमारे पास स्टाफ थे नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सेल, परचेज और जो भी काम है, इनकम टैक्स का, एक्साइज का, दूसरा सब तरफ आपने खुद ही मैनेज करना है। HR, हर चीज़, हर एवरीथिंग। कभी लेबर, 1-2 बार लेबर प्रॉब्लम भी हुई, कंसलेशन में केस भी गए, लेकिन वो सब हैंडल करना खुद बड़ा, जब आदमी के सिर के ऊपर को पड़ता है तो उसको फिर करना ही पड़ता है। तो जो आपके सन्स हैं, हाँ, आपने उनको पहले से ही बताया हुआ था कि भाई तुमने आना है, ज्वाइन करना है बिजनेस? मैंने उनको कुछ नहीं कहा, वो तो सिंपली एक देख के कि वो कि भाई जब घर में बिजनेस है, और वो उन्होंने एक फादर की हेल्प करना, जैसे मैं अभी कभी अपने फादर के सामने करके कभी आर्गू नहीं किया था, और हमेशा उनकी बात को मैंने ओबे किया, और इस चीज़ का रिगार्ड है। तो ऐसे ही बच्चे जो इन्होंने भी मेरे को ऐसे ही एक अंडरस्टैंडिंग ठीक रही, और इन्होंने जो मेरे कहने के अलावा इन्होंने अपनी जिम्मेवारी अपने आप संभाली, और इनके आने से काम में ग्रेजुअली बढ़ा भी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जगह भी बड़ी, फैक्ट्री बड़ी ले ली, और जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स थी, जो प्रोडक्शन का सिस्टम था, वो भी इन्होंने नए मशीनें अपनी अपडेट कर दी सारी। So, ये मेरे ख्याल से ओवर द जनरेशंस चला आ रहा है। हाँ, आपने भी ज्वाइन किया अपने फादर का बिजनेस, यस, और आपने अपने बच्चों को भी सिखाया कि तुमने ज्वाइन करना है अपने फादर का बिजनेस, और अब जो उनके बच्चे हैं वो भी बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं और कर चुके हैं, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे मनकीरत है। हाँ, तो इट इज़ लाइक यही सिखाया जा रहा है, या सबकॉन्शियसली ये पता है कि यार ये करना है इवेंचुअली मेरे को? देखो ऐसा, ये करने से, देखो सबसे बड़ी बात है कि ये करने में जो है हम समझते हैं कि मैं महसूस करता हूँ
कि ये करने से एक बच्चों का भी भला है, क्योंकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, और आगे प्लेटफॉर्म उनको जो है अपने आप ही जो है नो हो, जो फादर का एक्सपीरियंस है वो उनको तो वैसे ही फ्री मिल गया। वो कितना कीमती है वो एक्सपीरियंस, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी ने जो सीक्रेट है उनको, जो उसने किताबों में नहीं पढ़ सकता, जो उसने प्रैक्टिकल 2 साल में नहीं कर सकता, उसने तो उसको थोड़े दिन में भी जब फादर के साथ बच्चा बैठेगा तो उससे बात करेगा, कुछ करेगा, तो वो तो अपने पास फादर तो कोई सीक्रेट रखेगा नहीं, वो तो ओपन किताब है, इंडस्ट्री के सीक्रेट है, नेटवर्क है, लोग हैं, रेप्यूटेशन है, गुडविल है, ये सारी चीजें तो ह्यूज हैं। और इसके बाद जब बच्चे आज की जनरेशन आगे ज़्यादा पढ़े हैं और इंजीनियरिंग कर ली है, 6 कोर्स किए हैं, तो उनकी तो नॉलेज और वास्ट हो गई। बल्कि जिन्होंने भी वहाँ ज्वाइन किया है अपने बिजनेस को, उन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया है, जो मल्टीप्लाई किया है। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये इतना करने के बाद फादर की एज 60 के आगे नज़दीक पहुंचने वाली होती है, या पहुंच गई होती है। तो अगर वो फादर अकेला रहेगा तो अल्टीमेटली उसमें कितना को एक रिस्क टेकिंग, कितना को उसमें मन में रह जाएगा, और उसका मन भी होगा यार अब मैंने काफ़ी कर लिया और क्या करना है। लेकिन अगर बच्चे उसको ज्वाइन करेंगे, अगर तो उसके बच्चे जो करेंगे तो उनका एक काम सिस्टम करने का और बढ़ेगा, अच्छा होगा, वो कस्टमर की नीड को समझेंगे और उनसे और अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी डिमांड के मुताबिक आगे करेंगे, तो जहाँ उनके पास क्लाइंटेज भी बढ़ेगी और सारा सिस्टम और अपग्रेड हो जाएगा। और उसी तो अल्टीमेटली तो वही है। तो जो फ्यूचर है फैमिली बिजनेस की, जो टिपिकल फैमिली बिजनेस है, उसमें जो फ्यूचर, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? देखो, ये तो मैंने एक आपकी जो है ना वीडियो भी मैंने अभी रिसेंटली देखी है, जिसमें आप फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए, और मेरे को आपकी भी जो टिप्स बड़ी अच्छी लगी है कि बिफोर ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस, अगर आदमी थोड़ा टाइम, मे बी फ्यू मंथ्स, अगर किसी अच्छी कंपनी में बाहर अगर कोई काम अगर कोई कर ले, तो उससे उसको एक बहुत बड़ी लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट। ओके। क्योंकि वो जो इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, गुड आइडिया, आई शुड से इट इज़ अ मस्ट। अगर कोई बाहर करेगा तो उससे कम से कम उसको उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। वो एज ए मालिक कम नहीं जाएगा वहाँ, वो एक एज ए वर्कर जाएगा वहाँ, और उसको काम की वैल्यू हो जाएगी। अगर वहाँ बाहर काम नहीं करता तो उसमें एक तो डिसिप्लिन नहीं आएगा। अगर वो अपना काम होगा तो वहाँ जाकर उसको स्टाफ भी सलूटे मारेगा कि भाई ये उन्हीं का लड़का है, उनकी रिस्पेक्ट करेगा। तो एक एडवाइस हो गया कि वर्क कर। और क्या एडवाइस है आपका? और फैमिली के अंदर रिलेशन अगर रखना है, रिलेशन के लिए तो वो देखो जितना कॉर्डियल रिलेशन होगा उतनी तरक्की ज़्यादा होगी। उसके लिए क्या सीक्रेट है कॉर्डियल रिलेशन रखने के लिए? वो आपस में एक दूसरे की अवे करना, एक दूसरे को दोनों समझें कि भाई ये मेरे जो काम कर रहे हैं मेरे भले की कर रहे हैं। अगर टेंशन किसी की बुरी नहीं है, कोई सेल्फिश नहीं है, कोई किसी का चाहता नहीं, और फिर घर में जो फैमिली मेम्बर है वो दूसरे का बुरा क्यों चाहेगा? या अपने मन में अगर एक वायरस है या कोई भी चीज़ है उसको बाहर निकाल देना चाहिए कि मेरी थॉट गलत हो सकती है, मेरा और प्रोसेस गलत हो सकता है, लेकिन मेरा कोई बुरा नहीं चाह सकता। ऐसे ही जैसे घर में एक मदर है, वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है और केयर बच्चे की करती है, और घर में बाकी भी सारे काम करती है, तो ध्यान तो उसका बच्चे की तरफ होता है। तो ऐसे ही अगर फादर है तो वो भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता है हर तरीके से। वो चाहता है कि जहाँ जहाँ मेरे को डिफ़िकल्टीज आई हैं लाइफ में, रिलेशन में या और कहीं बिजनेस में या कस्टमर ने मेरे को चीट किया है, तो वो कम से कम मेरे जो आगे जनरेशन को ऐसी चीज़ें ना हो, वो उनको बताना चाहता है कि आगे यहाँ स्पीड ब्रेकर है, यहाँ से ध्यान से चलना, ऐसे करना। तो अगर कोई फादर एडवाइस करे, ठीक है कि आप उसकी बात 100% मानो या ना मानो या कम मानो, लेकिन उसको डिसओबे ना करो, ताकि उसको भी हर्ट ना हो और आपका भी भला हो जाए। तो उसका भला तो अपने आप है, जब आपका भला होगा तो उसका अल्टीमेटली अपने भला हो जाएगा। सो फर्स्ट एडवाइस, वर्क समवेयर
2 years. Second advice, be obedient and be cordial. और क्या advice है आपका next generation के लिए? और वो जब वो आगे जो नीड ऑफ द आवर के मुताबिक जब वो चलेंगे और काम करेंगे तो अल्टीमेटली तो उसमें अपने काम में उनको फ़ायदा ही होना है, क्योंकि ये जो हार्ड अर्न जो उन्होंने मेहनत की हुई है, किसी तरीके से भी वो फ्राम ज़ीरो से अगर आप 70% पे या 80% पे आ गए हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस है, दूसरा है, ये सारा सेटअप करने के लिए आज की तारीख में कोई भी यंग जनरेशन अगर एट हिज ओन उनके माइंड में आए कि मैं ऐसी फैक्ट्री लगा लूँ, मैं ये कर लूँ, तो वो सपना तो दे सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली काम नहीं कर सकते. It is a 10-year project. 10 years, it is lifelong process. It is a lifelong because Yes. it took the entire life Yes. to get from there to the level they बिल्कुल, are बिल्कुल, today. हाँ. And और given that हमें वो बैठे बैठे एक प्लेटर पे मिला है, जो यहाँ से हमने शुरू करना है. So हाँ. you got to be grateful, you got to be thankful for that. And at the same time, once you are grateful, you thankful, you got to respect कि ये मिला है मेरे को. मगर जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें मैंने भी नोट किया है, देयर इज दिस सेंस ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. yes. हमें आज की डेट में जो चाहिए इंस्टेंटली चाहिए. मेरे को आज एक किताब चाहिए तो मैं अमेज़ॉन पे क्लिक करूँगा, कल मेरे घर पे किताब पहुँची होगी. या आज अगर मेरे को कुछ स्पेशल पिज़्ज़ा का ऑर्डर करना है, मैं एक बटन दबाऊँगा, आधे घंटे में पिज़्ज़ा मेरे घर पे पड़ा होगा. तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ये बिजनेस में नहीं होती. बिजनेस इज़ अ लॉन्ग टर्म game. It is a long term game that requires consistency, that requires perseverance, Patience. that requires patience, that requires constant focused intelligent action. And it is a 10-year game, and like sir said here, it is a lifelong game. So if you are looking at becoming an entrepreneur, looking at a business, don't look at it as a 6-month, 1 year, 2 year, 5 year game. Look at it as a long term game, right? It is just like a cycling on one wheel. If you are cycling on one wheel, you will have to continue drive it. As soon as you stop, you fall. You fall. The business is like this. Always you are supposed to be alert in that activities. Very, very well said. Very well said जी. And on that note, I think आपको कुछ और ऐड करना है before we complete? मैं तो सोचता हूँ कि परमात्मा का शुक्र है कि जो हमें अच्छा एसोसिएशन मिली है, सब तरफ से सब ने प्यार किया है, बच्चों ने भी अपनी जिम्मेवारी संभाली है, तो जिसकी वजह से आज मैं अगर यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, तो अगर ये बच्चे अपनी जिम्मेवारी ना संभालते और मैं अगर सपोज अगर बच्चे मेरे को ज्वाइन नहीं करते, तो अगर मैं अकेला होता तो शायद आज भी मैं वैसे अपने आप को एक अपलिफ्ट नहीं कर पाता. सेल में आपकी किसी टीचिंग्स चीज़ में मैं आगे नहीं बढ़ पाता. आपकी बात ये मैं एग्री करता हूँ कि जो यंग जनरेशन है उनका माइंड और डेवलप है, वो चीज़ें उनकी थॉट प्रोसेस और है, लेकिन हमें इतना ही है कि एल्डर के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने आप को ये समझें कि उनके साथ मैचअप करें जितना हो सके मैक्सिमम, ताकि कुछ वो अपना गिफ्ट करें, थोड़ा अपने आप को समझाएं, कुछ बच्चे समझें कि मैंने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ताकि ये म्यूचुअल घर सुख वसिया ते बाहर सुख पाया. अगर आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए, सब हो जाए, कोई भी काम करो उसमें देख लो कि किसका काम इंटरेस्ट किस में है, वो काम कर ले. अल्टीमेटली किसी में गलतफहमी नहीं होना चाहिए, और जितना आपस में प्यार होगा उतना ही आगे तरक्की बढ़ेगी. good. सब तरफ आपका नाम भी होगा, सोसाइटी में भी सब तरफ से आपका. और इवेंचुअली जो सबसे बढ़िया तरक्की की डेफिनेशन है वो है प्यार, खुशहाली. अल्टीमेटली हम तो वही है. द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज हैप्पीनेस. तो अगर आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज गुड लव, गुड रिलेशंस. सो दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. खुशहाली जैसे आपने बोला है, जो आपने बोला कि प्यार होगा. सो गुड. थैंक यू फॉर lovely words. I am thankful to you that you have given me this opportunity कि मैं अपने मन की बात आपसे कह सका हूँ. थैंक यू सर. Great. God bless you. Great.